गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लिया है। और ये पार्ट 2 देखने से पहले आप लोगों ने जो मैंने बेसिक के या फंडामेंटल जो भी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया है वो सारी चीज़ें आप पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 पे पहुँचें। तो कहने की बात यह है कि मैं पार्ट 2 में अब क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो हमने बेसिक्स पहले सीखी। तो हमने पहले बेसिक्स क्या सीखी थी, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमने बेसिक में सबसे पहले ये वाला फार्मूला सीखा था और हमने इसमें ये सीखा था कि P/H हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, B/H हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है और P/B हमारा टेन थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा हमें यह भी मालूम है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ हमें यह पता चल गई कि कभी भी ट्रायंगल में कहीं पे भी कोई भी एंगल दिया हो तो जो भी एंगल निकालना होता है वहाँ पे हम लोग थीटा लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा लगा है वो किसके लिए लगा है, एंगल सी के लिए। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी और वो आइडेंटिटी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत से सवाल अभी देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। ये 3 फार्मूले हमने पिछले एपिसोड में देखे थे और हमने सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी कि अगर हमें साइन पता हो तो हम कॉस निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। अगर मुझे कॉस पता चल गया तो हम सेक निकाल सकते हैं कॉस को उल्टा करके। अगर मुझे सेक पता चल गया तो मैं टेन निकाल सकता हूँ और टेन का उल्टा कॉट होता है, और मुझे कॉट पता चल गया तो मैं कॉसेक निकाल सकता हूँ। मतलब इन 3 फार्मूले के माध्यम से भी अगर आपको एक भी आइडेंटिटी दी है तो आप सारी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला आगे चलने से पहले मैं बस कुछ फार्मूले आपको बता देना चाह रहा हूँ और इसे आप अपने दिमाग में ज़रूर रखे रहिए। जैसे कभी भी आपको अगर a³ प्लस b³ कहीं पे भी लिखा हुआ मिला तो आप उसे समझेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपके a³ प्लस b³ का फार्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है, तीसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये 3 फार्मूले आप अपने दिमाग में रखे रहिए। और हमें मालूम है कि जो a प्लस बी होल क्यूब होता है वो असल में a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो जो मैंने सबसे पहले फार्मूला बताया वो a³ प्लस b³ क्या है, ये a प्लस बी होल क्यूब आपका जो है और ये जो प्लस 3ab a प्लस बी है ये उस तरफ जाएगा तो आपके a³ प्लस b³ का मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैं आपको बताया ये उसी से निकली है। इतनी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपको किसी ने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। आपको ये आइडेंटिटी पता है और आपको किसी ने एक वैल्यू दे रखी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 5 है तो आप मुझे टेन थीटा की वैल्यू बताओ। ध्यान से समझिएगा।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको पता है, और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं सेक थीटा को ए मान लेता हूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर, और टेन थीटा को बी मान लेता हूँ तो ये हो गया बी स्क्वायर। और हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है वो असल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने सेक स्क्वायर को 1 माना, ए माना, और सेक को ए माना और टेन को बी माना, और देखिए ऊपर वाले फार्मूले को मैंने दिखा दिया। अब मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है, कितनी, 5, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए इसको मैं x रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अब देखिए आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जब पता है 5 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू भी आपको पता चल गई 1/5, तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो आपको यहाँ पे पता है कि सेक थीटा टेन थीटा की 2 इक्वेशन दी गई है, तो हम सेक थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और टेन थीटा की भी। कैसे, अगर मुझे यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सेक थीटा को ख़त्म करना होगा, तो इसका मतलब मुझे पहले से दूसरा घटाना होगा, और पहले से दूसरा घटाना मतलब यह हुआ माइनस प्लस माइनस, और टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया, 2 टेन थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, और 5 माइनस 1/5 कितना हो गया, 24/5। कोई दिक्कत, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 12/5। आई बात मेरी आपको समझ में? तो इसलिए मैंने आपको वो फार्मूले बताए जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम पीडीएफ की तरफ पढ़ते हैं, और जिनके पास ये पीडीएफ मौजूद है वो अपना पीडीएफ खोल कर सामने रख लें और एक एक पन्ना मेरे साथ पढ़ते चले जाएं, ताकि उनका एक ही साथ सारा चीज़ जो है वो समझ में भी आ जाए और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। पहले पन्ने पे मैंने आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बताई है, और मैंने एक आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है। वो डायग्राम जो यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है वो आपका कुछ ये है, आर वाई एक्स, और यहाँ पे मैंने थीटा लगाया। तो अगर कोई मुझसे इसमें पूछे कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे मालूम है कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा की वैल्यू p/b होती है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, b/p। थीटा मेरा इधर है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया मेरा बेस। तो मुझे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना है, इसका मतलब x/y। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से ये पहला पन्ने में मैंने आपको बताया है। अगले में मैंने कुछ उल्टे बताए हैं कि क्या होता है टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। और इसके बाद मैंने आपके बगल में कुछ मैंने एक नंबर लिखे हुए हैं। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर का क्या मतलब है पहले आप ये समझिए, ध्यान से देखिएगा इन नंबरों का क्या मतलब है। जो ये 3 4 5 5 12 13 6 8 10 9 12 15 लिखा है, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इसे हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स। और इस ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए ये हमारा h है, ये हमारा b है और ये हमारा p है। तो हमें मालूम है कि h² हमेशा b² प्लस p² के बराबर होता है।
तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही क्यों ना पता कर लूँ कि HBBP किस किस में बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला लिखा है 3 4 5, तो हमें मालूम है कि जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूस होती है वो आपके उसका स्क्वायर आपके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा है और आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो बेस से भी बड़ा है। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हाइपोटेन्यूस की होगी और बाकी की जो दो संख्याएं हैं वो परपेंडिकुलर या बेस इंटरचेंज होती रहेंगी। जैसे 8 15 17 मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपके दिमाग में पहले से ही, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया और यहाँ पे उसने 8 दे दिया, यहाँ पे 15 दे दिया, तो आपको अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करके जो 289 आया है और बाद में जब आप उसका अंडर रूट करके जब 17 निकालते हैं तब जाके आप यहाँ पे 17 लिखते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले से ही ये नंबर याद कर लें जिससे हमें आसानी हो। जैसे इन्होंने सबसे एक जो दिया है 6 8 10, 6 8 10, तो आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 100। और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट है। तो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा 3 4 5 या 5 12 13, तो 5 12 13, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 12 5 13। कोई आपको बोले 9 40 41, तो आप ऐसे दिखाएंगे 9 40 41। और कोई आपको बोले 20 21 29, तो आप कैसे दिखाएंगे 20 21 29। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी मिलती हुई हैं। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 21 का स्क्वायर हो गया 441। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको 841 मिलेगा और 841 का आप जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपको 29 मिलेगा। तो मैंने आपको पहले से ये संख्याएं बता दी हैं। ये संख्याएं बताने का मतलब ये है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर 15 दिया है तो अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा 8 15 17 का एक ट्रिपलेट मुझे याद है, तो अगर यहाँ पे 15 दिया है तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 17 हो सकता है। इसके अलावा आपको मालूम है 15 20 25 भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 यहाँ पे 20 और यहाँ पे तब क्या होगा 25 होगा। इस तरीके से आपको ट्रिपलेट याद रखनी है और ये ट्रिपलेट आपके बहुत काम आएगी जब आप ये क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी संख्या आ रही है हाइपोटेन्यूस की वो तो मेरे को पहले से ही याद है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्वेश्चन दिया है और इसमें बोला है कि कॉसेक ए की वैल्यू अगर √10 है तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो हमें मालूम है कॉसेक ए अगर हम मुझे √10 दे रखा है तो ये √10 जो दिया है इसका मतलब क्या हो गया √10/1 दिया है ये। और हमें मालूम है कॉसेक थीटा क्या होता है। अगर साइन थीटा P/H होता है तो कॉसेक थीटा क्या होगा H/P। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अगर कॉसेक ए दिया है तो मेरा ए कुछ यहाँ पे होगा और मेरे को क्वेश्चन में कोई 90 डिग्री नहीं दिया तो मैं ABC ऐसे ही ले लेता हूँ। अब देखिए आपको H/P दिया है, H/P दिया है √10/1 जो हमने अभी पता किया। तो कॉसेक ए मेरा कहाँ है, ये रहा। परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है सामने वाला, इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है 1 वो इधर होगी। और हाइपोटेन्यूस है मेरा कितना √10, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी √10। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपको कॉसेक ए देने से ये चीज़ पता चल गई। अब ये चीज़ पता चल गई तो आपको क्या पता चल गया, देखिए अगर यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है और आपको ये पता चल गया 1, ये पता चल गया √10, तो मुझे आप बताइए क्या इस ट्रायंगल में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी की। तो आप बोलेंगे सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, हम इसमें आराम से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप करेंगे
√10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, और बेस का स्क्वायर को मैंने वही का वही लिख दिया, AB स्क्वायर। अब देखिए √10 का स्क्वायर कितना हो गया 10, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये हो गया मेरा AB स्क्वायर। 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो 9 किसके बराबर हो गया AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर दोनों तरफ हम अंडर रूट कर देंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि मेरे कॉसेक A यहाँ पे देने से, मेरे कॉसेक A यहाँ पे देने से ये √10, ये 1 और ये 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो, जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई तो आपके A के आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम एक ही निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए आपको cos A निकालना है, तो cos A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। A मेरा ये है तो बेस मेरा क्या होगा 3, हाइपोटेन्यूस मेरा क्या होगा √10। कोई मुझसे पूछे tan A की वैल्यू क्या होगी, तो tan A मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा 1 और 3 मेरा बेस, 1/3। आया आपको समझ में ये क्वेश्चन। आगे चलें, आगे देखिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया हुआ है, और मैं आपको ये फाइलें या ये पन्ने इसलिए PDF में दे रहा हूँ क्योंकि जो आंसर आपको लिखना है वो इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब अगर आपको ये चीज़ें मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो आपको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे इन्होंने दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है, वो राइट एंगल्ड एट B है। एक ट्रायंगल ABC है, वो राइट एंगल्ड एट B है। ठीक है, और साइन A की वैल्यू आपको 3/5 दे रखी है। साइन A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5। अब मुझे मालूम है अगर ये 5 है ये 3 है तो ट्रिपलेट मेरा क्या कहता था 3 4 5। तो आपको पता चल गया कि ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 5। अब आपको साइन A अगर 3/5 पता है और आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई तो आप मुझे बताइए क्या आप A और C के सारी चीज़ें निकाल लेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर, अब अगर मुझे ट्रायंगल की PHB पता है तो मैं सारी चीज़ें निकाल लूँगा। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे किसी ने पूछा कि tan C की वैल्यू क्या होगी, तो बोल रहे हैं आप देखेंगे कि C मेरा इधर है और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब C मेरा इधर है तो थीटा मेरा इधर लग गया, सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया बेस। तो आपका tan C क्या आएगा 4/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए। आगे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि tan A की वैल्यू अगर √2 - 1 होगी तो sin A cos A की वैल्यू √2/4 होगी, ये प्रूफ करिए। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, हमें tan A की वैल्यू √2 - 1 दे रखी है और sin A cos A की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप, tan A की वैल्यू √2 - 1, तो √2 - 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि √2 - 1/1 दिया होगा हमें tan A, क्योंकि √2 - 1 का डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया होता तो 1 ही होता है। तो हमारा ये वाला वैल्यू आ गया √2 - 1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा, और आ गया 1 हमारा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। तो अगर हमें ट्रायंगल की 2 साइड पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगी देखिए। AC मेरा क्या है, मान लीजिए मैंने इसको x मान लिया, तो AC मेरा किसके बराबर है x²। 1 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 1, और √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो आपको A - B का होल स्क्वायर लगाना होगा। तो उससे क्या आएगा आपका 1 + 2 + 1 - 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या मिला 4 - 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई x² की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की। तो
आपके पास जो ये चीज़ आई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2√2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट 4 माइनस 2√2 वैल्यू किसकी आ गई? x की। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो इसका मतलब आपको ट्रायंगल में तीनों चीज़ अब पता चल गई। क्या पता चल गई? देखिए, अगर ये ट्रायंगल है तो ये मेरा √2 माइनस 1 है, ये मेरा 1 है, और ये अंडर रूट 4 माइनस 2√2 है, और यहाँ पे मेरे को थीटा दिया हुआ है a। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? साइन a कॉस a की वैल्यू हमारी कितनी होती है? √2/4। ध्यान दीजिएगा आप इस पर। साइन a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, साइन a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेना होगा। परपेंडिकुलर मेरा कितना है? √2 माइनस 1। हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है? 4 माइनस 2√2। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2√2, ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन a की। अब मैं निकालता हूँ कॉस a की। कॉस a मेरा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मेरा क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में? 1, और हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है? अंडर रूट 4 माइनस 2√2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं कि ये अंडर रूट आपका दोनों पे आ रहा है और अंदर वाली संख्या एक ही है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a अगर 2 बार दिया हो तो इसका मतलब ये a हो जाएगा। तो आपकी यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आपका ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इनटू की साइन बीच में है, तो ये दोनों चीज़ अगर इनटू होगी तो आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा। तो आपके पास आया क्या? साइन a कॉस a की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। लेकिन मेरे को तो आंसर √2/4 लाना है। तो आपको मालूम है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो हमें इसमें कितने का इंटू करना होगा? 4 प्लस 2√2 का। तो हमें ऊपर भी कितने का इंटू करना होगा? 4 प्लस 2√2 का। अब आप नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको अगर 4 को आप a मान लें और 2√2 को b मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी आपको नीचे दिख रहा है, और a माइनस बी a प्लस बी करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 2 जा 8। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नीचे की चीज़ समझ में आ गई? ऊपर आप √2 को a मानेंगे तो वहाँ पे √2 आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए ऊपर ये वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो ऊपर आपको डायरेक्ट इनटू करना होगा, और इनटू अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, पहला मिला आपको 4√2, जब मैंने √2 को 4 में इंटू किया। दूसरा मेरे को मिलेगा 2√2 में अगर √2 का इंटू करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 4। -1 को अगर 4 में इंटू करूँगा तो कितना मिलेगा? -4, और -1 को 2√2 में इंटू करूँगा तो कितना मिलेगा? -2√2। कोई दिक्कत? 4 से 4 कैंसिल, 4√2 माइनस 2√2 कितना हो गया? 2√2, और 2√2 ठीक है, और 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8। 2√2 अपॉन 8 दिया है तो 2 से हम 8 को काट सकते हैं, हमें आंसर कितना मिल गया? √2/4। यही चीज़ आपको पीछे दी गई है जो आपने प्रूफ कर दी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे, अगर मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाएगी तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। और ट्रायंगल की तीनों साइड पता करने के लिए मुझे ट्रिपलेट पता होना चाहिए, जो मैंने पीछे आपको बताया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि tan a की वैल्यू 1 है और tan b की वैल्यू √3 है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b की वैल्यू निकालो। तो आप देख रहे हैं एक बार tan a की वैल्यू दिया है और एक बार tan b की वैल्यू दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे tan a और tan b दोनों की वैल्यू अलग अलग दे दे तो आप एक बार एक ट्रायंगल बनाइए tan a के लिए, और एक बार वही ट्रायंगल बनाइए tan
बी के लिए। ठीक है, तो आपको अगर tan A 1 दिया है तो इसका मतलब 1/1 दिया होगा, और ये हो गया tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब अगर मेरा tan A निकालना है तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, कोई दिक्कत। और अगर tan B निकालना है तो ये √3 होगा और ये मेरा क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि tan B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो √3/1 हो गया tan B की वैल्यू। यहाँ तक दिक्कत। अब अगर मुझे ट्रायंगल की दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे जब लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते आप तो 1 और 1 से आपको क्या मिलता, √2, और √3 और 1 से आपको क्या मिलता, 2। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपका यही आएगा। करने में समय बर्बाद नहीं करना। अगर आपको आपकी स्पीड तेज़ है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 + 1 हो गया 4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 हो गया 2, और 2 का अंडर रूट क्या होता है √2। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ निकली। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये पहला tan A के लिए, और tan B के लिए आपका ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A और sin B की वैल्यू निकालो। तो हम cos A और sin A की वैल्यू इससे निकाल लेंगे क्योंकि हमने A को थीटा माना था, और cos B और sin B की वैल्यू इससे निकाल लेंगे क्योंकि हमने B को थीटा माना था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। तब भी मैं आपको निकाल के एक तो दिखा देता हूँ। cos B की वैल्यू निकालेंगे तो आपको नीचे वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करना होगा। तो cos B की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, sin B की वैल्यू पता करनी होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, √3/2। और ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट मतलब इनटू होता है। sin A की वैल्यू पता करनी हो तो हम A वाला ऊपर वाला डायग्राम लगाएंगे तो 1/√2 आ जाएगी वैल्यू किसकी, sin A की। तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी, आप आंसर निकाल लेंगे। आगे चले हम, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपको एक ही वैल्यू दी है tan A की √3। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि tan A की वैल्यू आपको √3 दे रखी है। तो tan A मतलब थीटा मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, और tan A की वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी है। tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3। तो 1/√3 अगर दे रखी है, tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1/√3 आपका कुछ ये दिया होगा। और मुझे मालूम है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2। यहाँ तक आपको चीज़ें मिल गई। क्वेश्चन में 15वें क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि राइट एंगल्ड एट C है। तो इसका मतलब ये जो मैंने B लिखा है, यहाँ पे मुझे C लिखना चाहिए था और यहाँ पे मुझे B लिखना चाहिए था क्योंकि राइट एंगल मेरा C है। लेकिन A मेरा वही रहेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में tan A की वैल्यू दी है, तो मैंने थीटा को A की जगह पे रख दिया। यहाँ तक दिक्कत? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक डायग्राम से आपको अगर sin A और cos B की वैल्यू पता करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। डायग्राम आपके पास यही है, तो हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक कि एक डायग्राम से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। sin A बोलेंगे तो थीटा हमारा A हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2। cos B बोलेंगे तो हमारा थीटा अब कहाँ पे आ जाएगा, B की जगह पे। तो पर ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो B के सामने वाली साइड अगर ये परपेंडिकुलर है तो 1 मेरा क्या होगा बेस, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है 1/2। तो आप देख रहे हैं एक डायग्राम से भी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यही क्वेश्चन आपको 15वां दिया है जो आप समझ गए होंगे जो मैं अभी बताया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अगर AB और AC का रेशियो 1/√2 हो
तो 2tan a/1 - tan² a की वैल्यू निकालिए। देखिए आप, इन्होंने बोला AB रेशियो AC की वैल्यू अगर 1/√2 हो तो आपको 2tan a/1 - tan² a की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि राइट एंगल किस पे है, ज़रा हम देख ले। तो इन्होंने बोला राइट एंगल एट B है, तो हमारा क्या क्वेश्चन हो गया देख लीजिए। राइट एंगल एट B हो गया और AB रेशियो AC हमको क्या दे रखा है 1/√2। जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी रहती है तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों में आपको x का इंटू कर देना है। अगर रेशियो में चीज़ दी गई है तो दोनों में x का इंटू कर देना है, और वो हम क्यों करते हैं वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। अभी आप समझिए, AB रेशियो AC आपको दिया है, ABC आपने ले लिया। AB की वैल्यू अगर मैं 1 में x का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा x, और √2 में x का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा √2x। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप AB/AC निकालेंगे तो x/√2x करने पे आपको 1/√2 ही मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि मेरा ट्रायंगल राइट एंगल एट B है और ABC अगर मुझे दिया है और AB रेशियो AC अगर मुझे 1/√2 दिया है तो मैं दोनों में x का मल्टीप्लाई करके इनको यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँगा। अब मुझे अगर ट्रायंगल की दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। हम निकाल सकते हैं। √2x का होल स्क्वायर कितना होगा 2x², x का स्क्वायर कितना होगा x², और ये हो गया मेरा BC²। ठीक है, 2x² - x² कितना मिला x² = BC का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट दोनों तरफ लगा दूंगा, BC की वैल्यू कितनी आ गई x। कोई दिक्कत? तो आपको क्या मिल गया, आपको एक x मिल गया, एक x मिल गया और एक √2x मिल गया। और आप इसे ध्यान देंगे तो ये चीज़ असल में यही है कि अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होगा, चाहे तो आप देख लीजिए। हमने बस क्या किया, अगर सब में x का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसका मतलब अगर आपको AB रेशियो AC दिया है, AB रेशियो AC दिया हुआ है 1/√2, तो ये अगर आप 1 और ये √2 लेंगे तो वहाँ से भी आप अगर आंसर निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। आपने बस किया अब तीनों में x का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, जब हमें तीनों चीज़ मिल गई और हमें ABC लिखा हुआ है और हमसे पूछा है 2tan a/1 - tan² a की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा देखिए आप, 2 को 2 रखा, tan a मेरा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x/x कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? 1 - tan a की वैल्यू कितनी है x/x, 1 - 1 कितना हो गया 0, और 2/0 की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। आगे देखिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ACB है, राइट एंगल एट B है और एंगल ACB की वैल्यू थीटा है। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल एट B है और ACB की वैल्यू थीटा है, तो इसका मतलब मैं C ऐसे लेके थीटा यहाँ पे मार देता हूँ। ठीक है, AB की वैल्यू 2 दे रखी है, BC की वैल्यू 1 दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि sin² थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू निकालो। तो आपको मालूम है ये 2 है, ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और 5 का अंडर रूट कितना हो गया √5। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड निकाल ली। साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो
तो मेरी कितनी आएगी 2/√5। लेकिन मुझे निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/√5 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 4/5। कोई दिक्कत। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 2/1, और 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4। कोई दिक्कत। और 4/5 + 4 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 24/5। ये आपका आंसर है और इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि सारा खेल पाइथागोरस थ्योरम में अगर मुझे ट्रायंगल की 3 साइड पता चल जाए तो मैं कोई भी आंसर निकाल सकता हूँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, आपसे बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू a² - b² / a² + b² है, तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो आप देखिए, मुझे दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू a² - b² / a² + b²। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल में यहाँ थीटा ले लिया क्योंकि मुझे साइन थीटा निकालना है, और इनको मैंने ABC नाम दे दिया। अब मुझे मालूम है अगर ये a² - b² / a² + b² दिया है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर दिया है और ये मेरा क्या दिया है हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और थीटा के नीचे वाली साइड हाइपोटेन्यूस क्या हो गया a² + b²। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमें दो साइड पता है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, हमें निकालना क्या है बेस। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हैं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस b², क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। आगे देखिए आप, अब मुझे मालूम है मुझे a² + b² का होल स्क्वायर लगाना है और ये, तो आप देखिए क्या है ये, अगर मुझे a² + b² का होल स्क्वायर निकालना है तो मुझे मालूम है a + b का होल स्क्वायर करना होगा, लेकिन इस बार मेरा a क्या है a², तो आपकी वैल्यू क्या आएगी a⁴ + b⁴ + 2a² b²। और अगर मुझे a² - b² का होल स्क्वायर करना होगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी a⁴ + b⁴ - 2a² b²। यहाँ तक आपको दिक्कत। और ये मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए दोनों तरफ मेरे क्या आए हैं और आपको अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। h² = p² + b² होता है। h² मेरा क्या निकला था a4 + b4 + 2a² + b²। p² मेरा क्या निकला था a4 + b4 - 2a² b², और प्लस b² मुझे पता करना है। अब देखिए a4 + b4 a4 + b4 आपके कट जाएंगे, -2 उस तरफ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4a² b² = b²। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट लगा दीजिए, आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। देख रहे हैं आप, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 मिलेगा, a² का अंडर रूट करेंगे तो a मिलेगा और b² का अंडर रूट करेंगे तो b मिलेगा। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 2ab। इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई 2ab। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा, देख लीजिए आप। ये आपका a² + b² है, ये आपका a² - b² है, और ये आपका क्या हो गया 2ab जो हमने अभी निकाला। ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। यहाँ पे थीटा है, आप कोई भी अब चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे सेक थीटा की वैल्यू आप मुझे इसमें बताइए क्या होगी। तो आप बोलेंगे सेक थीटा सर होता है मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस a² + b², और बेस मेरा क्या 2ab, क्योंकि a² - b² थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो 2ab आपको क्या मिल गया सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए,
आपको कुछ ये ट्रायंगल दिया था और यहाँ पे आपको 6, 8, 10 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू 2 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है CABN, ठीक है, और आपको यहाँ पे थीटा लगा के दे दिया, ये थीटा लगा के दे दिया और आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि कोसेक थीटा मेरा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब P/H मेरा किसके बराबर होगा, H/P के। तो अगर मेरा ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, मतलब डिनोमिनेटर में मेरा 8 आ गया, 90 के सामने मेरा 10 है तो ये आंसर आ गया 10/8। कोई दिक्कत आपको? तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना होता है और उसके अंदर अगर आपको तीनों वैल्यू पता है तो आप आंसर निकाल लेते हैं। आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक ट्रायंगल OPQ है जो P पे राइट एंगल है, ट्रायंगल OPQ है जो P पे राइट एंगल है और आपको OP की वैल्यू 7 दे रखी है। इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दी और वो चीज़ बताई है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपको बताया है, ठीक है, ये आपको बताया है कि OQ माइनस PQ आपका 1 सेंटीमीटर है। अब मेरे को ट्रायंगल में और मुझे पूछा है कि साइन Q की वैल्यू क्या होगी। किसी की भी वैल्यू पूछे, मेरा काम बस ये है कि ये अगर ट्रायंगल दिया है और मेरे को एक साइड पता है तो मुझे 2 साइड पता करनी है। अगर 2 साइड दी रहती तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता, लेकिन मुझे एक ही साइड दी गई है और मुझे कुछ ये रिलेशन दे दिया, इसके सहारे से मुझे अब आंसर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समझिए इसको, देखिए। आपको ये ट्रायंगल दिया था, ये 7 दिया है, ठीक है, और आपको दिया था OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे को मालूम है कि मेरे को इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, तो मैं क्यों ना PQ को कोई एक नंबर मान लूँ x। अगर मैं PQ को x मानूंगा तो मेरे OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + x। यहाँ तक दिक्कत? तो आपको एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ पता चल गई, देख लीजिए। ट्रायंगल में आपको एक ये 7 पता चल गया, ये x पता चल गया और ये x + 1 पता चल गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे OPQ दे रखा है, ठीक है। आपको तीनों चीज़ पता है तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब मैंने x माना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं पता, तो अगर x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं सारे आंसर मेरे निकल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा पूरा हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। यहाँ तक कोई दिक्कत? x + 1 होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको x² + 1 + 2x मिलेगा। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2x को इधर रखिए, 1 को उधर ले जाएंगे तो 49 - 1 कितना हो गया 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो इसका मतलब आपके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। ये वैल्यू कितनी दी थी 7 और ये x + 1 है तो 24 + 1 कितना हो गया 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछा था साइन Q की वैल्यू निकालनी है। Q मेरा इधर है तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा 7, हाइपोटेन्यूस मेरा 90 के सामने 7/25। कोई दिक्कत आपको? तो इस टाइप के सवाल कभी भी आए जिसमें आपको एक कोई भी साइड दे दे और बाकी दोनों साइड के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC लिखा है और किसी ने बोला AC - AB
इक्वल टू 4। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं ए बी को x मानूंगा तो मेरे ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपके ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, x की वैल्यू निकालिए, आपका ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन केवल इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा दिया हो या कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है और आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं। और आंसर देखने के लिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। अगर मैं टेन थीटा को a मान लूँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 2 है और मुझे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करोगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा प्लस 1/a स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a करेंगे तो आपको केवल 2 ही मिलेगा, क्योंकि a से 1/a कट जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। देखिए आप, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको सवाल का आंसर समझना है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दिया होता साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी वही हुआ। आप साइन थीटा को अगर a मान लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 1/a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आपका इसका भी आंसर क्या आएगा, 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्वेश्चन दिया है कुछ, उसने बोला है आपके पास 2 ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के बराबर है। इसका मतलब अगर मेरा ये ए बी सी है और ये मेरा पी क्यू आर है तो मेरे साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। तो साइन बी की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन क्यू की वैल्यू कितनी है, पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू पी आर अपॉन क्यू आर के बराबर है। और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू कोई ना कोई एक रेशियो दे रही होगी। मतलब अगर ए सी बाई बी सी की वैल्यू 1/2 आएगी तो पी आर बाई क्यू आर की भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये प्रूफ करो। कभी भी हमें एंगल प्रूफ करना होता है कोई तो हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल अगर हम ध्यान दें तो अगर मुझे ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करना है, अगर मुझे ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करना है तो मेरे को ध्यान से समझिएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रॉपर्टी है।
तो हम देख रहे हैं बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर तो मेरा बराबर है, क्योंकि वो मेरे को ऊपर ही दिया हुआ है जो मेरा साइन बी और साइन क्यू से निकला। तो अगर मेरा बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, मुझे बस यही प्रूव करना है कि ये दोनों आपके ए बी अपॉन पी क्यू के भी बराबर होंगे। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव किया है ये आप देखिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए आपको साइन बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी दे रखा है और साइन क्यू पी आर अपॉन पी क्यू, दोनों को इन्होंने ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू में पी आर को वो लोग ए बी की जगह ले आए और ए बी को पी आर की जगह ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो आपने देखा कि इन्होंने किया क्या, असल में इन्होंने जो आपके ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू इनका जो रेशियो आएगा ए सी अपॉन पी आर का और ए सी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो आएगा वही आपका बी सी अपॉन आर क्यू का आएगा। तो हमें ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू पहले ही पता है कि इक्वल है, तो वो इक्वल इन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी के बराबर है। ठीक है, तो अगर ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू आपका के बराबर है तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, के पी आर के, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, के पी क्यू के। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब पहले वाले ट्रायंगल में अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। दूसरे वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर के। अब आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले में उन्होंने बी सी की वैल्यू, हमें ए सी और ए बी तो हमने निकाल रखा है, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने हाइपोटेन्यूस पी क्यू स्क्वायर में से पी आर को माइनस कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट इसलिए लगा दिया क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकला है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए मुझे अंडर रूट लगाना पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं कि आपको बी सी अपॉन क्यू आर जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने इनकी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर को डिवाइड कर दिया। अब आपको ये मालूम है कि ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, तो आपने ऊपर ही निकाला के पी क्यू के, और ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, के पी आर के। तो आप जब उसको वहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ही केवल बचेगा और आपका के आएगा। तो आपने देखा कि ए सी अपॉन, आपने ये देखा कि जो ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आ रही है वही मेरे बी सी अपॉन क्यू आर की भी आ रही है। तो इसका मतलब आपका ए सी अपॉन बी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ये तीनों वैल्यू बराबर है किसके, के। और ए सी अपॉन बी आर अगर आप देखेंगे, पी आर आप देखेंगे तो ए सी एक ट्रायंगल की साइड है तो उसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, करस्पॉन्डिंग पी आर। तो अगर ए सी और पी आर का रेशियो बराबर है तो इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल कभी भी प्रूफ करना हो या एंगल प्रूफ करना हो कि कोई एंगल किसी के बराबर है तो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर प्रूफ करना होता है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, आगे ये कुछ ट्रायंगल मैंने आपको वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया था तो मेरे को इसके ऊपर समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे ये क्या लिखा है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनकी वैल्यू निकालो और वैल्यू आपको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना मतलब ये हुआ कि जो आपके लेफ़्ट साइड में चीज़ दी गई है वो आपके 6 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। इन्होंने बोला है कि पहले 2 लिखा है, फिर ब्रैकेट में cos 60 की पावर 4 है, cos 60 की पावर 4, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। यहाँ तक दिक्कत? तो हम इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं इतने को। 1/16 प्लस 1/16 कितना हो गया 2/16, तो 2/16 मतलब 4/16 और 4/16 किसके बराबर आ गया 1/4। इसका मतलब इतने की वैल्यू कितनी निकल गई 1/4।
माइनस की साइन मैंने लगा दी। अब मेरे को tan 60 की वैल्यू पता करनी है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 + 1 कितना हो गया 4। आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 3 sec 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। कोई दिक्कत, 3 से 3 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, आपका आंसर क्या बचा 1/4 प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको सवाल दिए रहेंगे जो आप समझ गए आपको कैसे करना है। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि अगर x की वैल्यू 30 है, अगर x की वैल्यू 30 है तो आपको प्रूफ करना है कि ये सारी चीज़ों में LHS RHS के बराबर है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि x की वैल्यू 30 है। तो अगर x की वैल्यू 30 है तो कोई मुझसे पूछे sin क्यूब x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर sin 30 का होल क्यूब कर दो, आपको sin क्यूब x की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 30 दी है। अगर कोई पूछे कि x की वैल्यू 30 दी है और sin 3x क्या होगा, तो आप बोलोगे कि sin को sin रखा और 3 × 30 कितना हो गया 90, तो इसका मतलब sin 3x की वैल्यू कितनी हो गई sin 90। तो मैं चौथा क्वेश्चन इसमें आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। sin x मतलब क्या हो गया sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मतलब LHS की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब आइए आप RHS पे। RHS में अंडर रूट दिया हुआ है, उसके बाद 1 दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर cos लिखा है और cos के बाद 2x लिखा है और 2x मतलब क्या हुआ 2 × 30, मतलब ये हो गया cos 60। ठीक है, अब देखिए ये अंडर रूट आपका केवल ऊपर नहीं ये नीचे तक आ रहा है, इसका मतलब ये अंडर रूट आपको नीचे तक लाके 2 को भी अंडर रूट के अंदर ही लिखना होगा। अब आपको मालूम है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 1 - 1/2 करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा और 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 मिलेगा और 1/4 का आप अंडर रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2। तो इसका मतलब आपका LHS RHS के बराबर आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। कोई दिक्कत आपको इसमें? आगे चलें, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें आपको हर एक टर्म को हर एक के बराबर प्रूफ करना होगा। तो इसमें भी मैं आपको चौथा क्वेश्चन करके बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से देखिएगा। इन्होंने दिया है कि आपका LHS जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 4 को 4 लिखिए, चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की पावर कितनी हो गई 1/16। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की पावर 4 कितनी हो गई 1/16। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 2/16, 1/8, 1/2 माइनस 3 को 3 रख दिया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 मिलेगा, इसका मतलब आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से +3/2 और आपकी माइनस की साइन पहले से लगी हुई है तो ये हो जाएगा -3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? आपने देखा कि 4 को 4 लिखा, sin 30 की वैल्यू 1/16 + 1/16 2/16 हुई, 1/8 1/2 आ गया, माइनस की साइन लगाई, 3 लिखा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2 आ गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, -1 किया, 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 मिलेगा और -1/2 × -3 करेंगे तो आपको +3/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा +3/2 और 1/2 + 3/2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 और यही आपको LHS RHS में दिया हुआ है।
इस टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ही देखिए आप। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/3। 1 प्लस tan 30, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/3। 1 माइनस 1/3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2/3, और 1 प्लस 1/3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2/4 की भी वैल्यू आपकी कितनी आई 1/2। तो देखिए तीनों वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर है, यही आपको वेरीफाई करना था। कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो बोल रहा है, वही क्वेश्चन है ये। इसने बोला tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन करने से पहले कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थीटा, हमें थीटा ही पता करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप अपने मन से एज्यूम भी कर सकते हैं पहले कि मैं क्या करूं कि मेरा ये 2 आ जाए। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 ले लूं, मैं अपने मन से थीटा की वैल्यू 45 ले लूं, तो ये क्या दिया हुआ है tan 45 प्लस कॉट 45। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा ये सही बैठ रहा है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब जो ये चीज़ दी हुई है, ये हमारे थीटा इक्वल टू 45 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको पता चल गया कि मेरे थीटा की वैल्यू कितनी है 45। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है। आपको क्वेश्चन दिया था tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। आपको पता चल गया कि थीटा की वैल्यू मेरी 45 है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको tan की पावर 7 थीटा देने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो 7 बार, और कॉट थीटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 7 बार। tan थीटा की वैल्यू थीटा 45 दिया है तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 1 की पावर 7 कितना हो गया 1। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 7 कितना हो गया 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो आपका इसका भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी चीज़ में? किसी चीज़ में दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन में आप एज्यूम करके चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका आंसर आ जाए। जैसे आपको उन्होंने बोला sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2, तो cos 3x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप ज़रूर जो आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90 हैं वो ज़रूर इसमें एक बार आप रख के देखिए। तो मैं अगर 0 रखता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 प्लस 0 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। अब मैं आपको 90 के ऊपर चेक करके दिखाता हूँ। तो जब आप 90 के ऊपर चेक करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन स्क्वायर x दिया है, इसका मतलब साइन x का स्क्वायर, और साइन 91 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ये x इक्वल टू 90 के लिए क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको 3x पूछा है तो इसका मतलब आपको 3 इंटू 90 कितना होता है 270। तो आपको cos 270 की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3x लिखा है, x की वैल्यू अगर 90 आई है तो 3 इंटू 90 आपको करना होगा और cos 270 आपको मिल जाएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी चीज़ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस क्वेश्चन को
अगर आपको एग्ज़ाम में करना हो तब आप किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए आप। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया हुआ है। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैं कॉट थीटा मेरा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो मैं कॉट थीटा को क्या लिख देता हूँ 1/tan थीटा। जैसे ही आपने 1/tan थीटा लिखा तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा सॉल्व करने के लिए आपको 1 और tan थीटा का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या आया tan थीटा, तो इसमें मुझे tan थीटा का मल्टीप्लाई करना होगा तभी एलसीएम आएगा। तो ऊपर भी tan थीटा का मल्टीप्लाई किए, आपको क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपके सामने जो इक्वेशन आई वो कुछ ये आई, ध्यान से देखिएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा यहाँ पे इंटू होगा 2 tan थीटा हो जाएगा, और 2 tan थीटा इधर आएगा तो -2 tan थीटा हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये 2 tan थीटा को बस इधर ले आया तो यहाँ पे मेरा ये 0 आ गया। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास ऐसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में आप क्या करिए, आपको मालूम है कि अगर मैं tan थीटा को x मान लूँ, अगर मैं tan थीटा को x मान लूँ तो ये वाली इक्वेशन मेरी किस में चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कि नहीं। अगर मैं tan थीटा को x मान लूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपको मालूम है ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप 10वीं में मतलब बहुत मुश्किल से पास होंगे। ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हमने x माना किसको था tan थीटा को, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर आपको टेबल याद होता तो आप बोलते कि tan थीटा की वैल्यू 1 तभी होती है जब थीटा मेरा कितना होता है 45 डिग्री। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन होते हैं जो आपने यहाँ पे देखा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी टर्में अगर मिलती हैं, मान लीजिए ये लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2, और तब आपको इसमें sin थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो आप sin थीटा को x मान लीजिए, तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब आप इसको 2 इंटू 2 करके मिडल टर्म को स्प्लिट करके x की 2 वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए x की 2 वैल्यू आई 1 और 1/2, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि साइन थीटा की एक वैल्यू 1 आई है और साइन थीटा की एक वैल्यू क्या आई है 1/2। और हमें मालूम है साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 हो। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 30 और 60। यहाँ तक दिक्कत। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है जो आपने यहाँ पे देखा। आगे चलिए। तो समय हम लोगों का ज़्यादा होने के कारण हम इसे पेज नंबर 20 पे रोकते हैं इस वाले लेक्चर को, और अगले लेक्चर में हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे और इसी वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस लेक्चर को तैयार करके ही अगले लेक्चर की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।